चंद्रगुप्त, मगध साम्राज्य का अधिकांश इतिहास रक्त से सना हुआ था। संपूर्ण राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। कौन कब किसका गला काट देगा कोई कह नहीं सकता था। पीपली वन में मुरा की कुटिया में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का मगध के गौरवशाली इतिहास से परिचय करवा रहे थे। अब तक आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध के हर्यंक वंश की गाथा को बता दिया था। अब वो गाथा आगे बढ़कर शिशुनाग राजवंश तक पहुंच चुकी थी। अब इस महागाथा में पता चलेगा कि आखिर भारतीय इतिहास में शिशुनाग राजवंश की समाप्ति कैसे हुई थी और कैसे उदय हुआ था एक नए राजवंश का, जिसका नाम था नंदवंश। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा, ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, शिशुनाग राजवंश के साथ क्या हुआ था? वत्स, शिशुनाग साम्राज्य ने अवंती साम्राज्य के साथ साथ कौशल साम्राज्य को भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। आपको बता दें कि शिशुनाग की इन मिलिट्री अचीवमेंट्स ने मगध राज्य को और मजबूत बना दिया था, जिसकी वजह से मगध एम्पायर का रुतबा इंडियन हिस्ट्री में कई सदियों तक बना रहा। कहानी के इस मोड़ पर यह जानना भी जरूरी है कि शिशुनाग ने मगध एम्पायर पर 413 बीसी से 395 बीसी तक राज किया था, जिसके बाद उनके बेटे कालाशोक ने मगध की राजगद्दी संभाल ली थी। सुनो सुनो सुनो, विशाल शिशुनाग वंश के नवीन महाराज कालाशोक मगध की प्रजा के मध्य में शपथ ग्रहण के लिए पधार रहे हैं। मैं कालाशोक। इस आवाज को सुनते ही मगध साम्राज्य की संपूर्ण प्रजा अपना समर्थन दिखाने लगी थी। साथ ही शाही सैनिक भी अपने भालों को जमीन पर पटकते हुए कह रहे थे कि उन्हें सम्राट के तौर पर कालाशोक ही चाहिए। शाही सैनिकों के भाले जमीन में ऐसे घाव कर रहे थे कि मगध की भूमि पूरी तरह से कांपने लगी थी। महाराज कालाशोक का सिंहासन भी कांप रहा था। शिशुनाग वंश के कालाशोक ने आगे बोलते हुए कहा, मैं कालाशोक, मैं विशाल शिशुनाग वंश का महाराज कालाशोक अपनी संपूर्ण विद्या, शस्त्र और शास्त्र ज्ञान, अग्नि, आकाश, वायु और संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि अपने प्राणों के अंतिम सांस तक, लहू की अंतिम बूंद तक विशाल मगध साम्राज्य की उन्नति और रक्षा के लिए कार्य करूंगा। इसके लिए यदि मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़ा तो मैं यानी महाराज कालाशोक संकोच नहीं करूंगा। विशाल मगध साम्राज्य के नवीन महाराज कालाशोक की जय हो, विजय हो, महाराज कालाशोक की जय हो। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार कालाशोक काकवर्ण नाम से भी जाने जाते थे। इसी के साथ रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि मगध के राज सिंहासन पर विराजमान होने से पहले कालाशोक भी अपने पिता शिशुनाग की तरह वाराणसी यानी आज के बनारस के गवर्नर हुआ करते थे। 387 बीसी में यानी गौतम बुद्ध के देहांत के 100 साल के बाद बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच बुद्धिज्म के रूल्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ चुके थे। तब उन कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था, लेकिन उस काउंसिल को भी कोई फायदा नहीं हुआ था। कालाशोक की कई कोशिशों के बाद भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद बुद्धिज्म में 2 सेक्ट्स बने थे, पहला महासंगिका और दूसरा स्थाविरा। शिशुनाग वंश की गाथा सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स चंद्रगुप्त, कालाशोक के राज कार्य के पश्चात मगध के राज सिंहासन का उत्तरदायित्व कालाशोक के 10 पुत्रों के ऊपर आ गया था। ऐसी बात कही जाती है कि कालाशोक के पुत्रों ने मगध में एक शूरवीर सम्राट का चयन करने की बजाय संपूर्ण मगध का ही आपस में बंटवारा कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि मगध का बंटवारा करने से पूरा मगध साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और यही शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग डायनेस्टी की समाप्ति का मुख्य कारण भी था। लेकिन करीब 345 बीसी में शिशुनाग वंश की आखिरी महाराजा महानंदिन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मगध साम्राज्य में नंद वंश की नींव रखी गई थी। आखिर क्या हुआ था शिशुनाग वंश के आखिरी सम्राट
महानंदिन के साथ, और कैसे रखी गई थी नंद वंश की नींव? ये संपूर्ण ब्रह्मांड नंद वंश के अधीन है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के योद्धा मिलकर भी नंद वंश के महाराज धनानंद का सामना नहीं कर सकते। नंद वंश का उदय हो चुका है। आने वाला भविष्य इस विशाल होते नंद वंश की वीरता का साक्षी बनेगा। अब करवट लेगा इस राष्ट्र का संपूर्ण भविष्य। मैं हूं नंद वंश का महाराज धनानंद। वत्स, मगध में घृणा, अविश्वास और चालबाजियों की भरमार थी। इस सिलसिले की शुरुआत तभी हो गई थी जब इस साम्राज्य के संस्थापक हर्यक वंश के पहले महाराज बिंबिसार अपने ही पुत्र अजात शत्रु के हाथों मारे गए थे। इसके पश्चात हर्यक वंश के आखिरी महाराज नागदशक अपने मंत्री शिशुनाग के षड्यंत्रों का शिकार होकर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। परंतु शिशुनाग वंश के अंतिम महाराज महानंदी का अंत तो अत्यंत हास्य से भरा हुआ था। हास्य से भरा हुआ? ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, क्यों? ऐसा क्या हुआ था शिशुनाग के अंतिम महाराज महानंदी के साथ? आचार्य, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है कि आखिर किसी महाराज का अंत हास्यास्पद कैसे हो सकता है। बताइए ना ब्राह्मण भद्र। तो सुनो चंद्रगुप्त, शिशुनाग के अंतिम महाराज महानंदी को कई लोग महानंद भी कहते थे। उसकी एक से बढ़कर एक कई सौंदर्य की पराकाष्ठा को पार करने वाली रानियां थीं, किंतु वो निपुणिका नाम की एक दासी के प्रेम में था। या तो यूं कह सकते हैं कि सभी की सौंदर्यता को विश्राम देकर महानंदी केवल निपुणिका के साथ ही समय व्यतीत करता था। इतिहास में दर्ज है कि निपुणिका जाति की नाइन थी, परंतु वो शिशुनाग वंश के अंतिम महाराज महानंदी के इतना समीप रहा करती थी कि वो संपूर्ण राजमहल में बिना किसी भय के आती जाती रहती थी। निपुणिका, तुम्हें इस राजमहल से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यानी महाराज महानंदी तुम्हें अपनी उप अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं और तुम्हें इस राजमहल के रानीवास का स्थायी निवासिनी नियुक्त करता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने निरंतर आपके ऊपर प्रेम की वर्षा की है और आपके प्रेम के कारणवश मैं इस राजमहल के रानीवास में स्थान भी पा जाऊंगी। परंतु महाराज, यहाँ की कन्याएं मुझे अपमानित करना बंद नहीं करेंगी। निरंतर मुझे शूद्र कहकर पुकारा जाएगा। दासी निपुणिका, जो कि शिशुनाग वंश के आखिरी सम्राट महानंदी की उप अर्धांगिनी बन चुकी थी, उसकी कही बात सही साबित हुई। अन्य रानियां बात बात पर निपुणिका को अपमानित करती। लाभ के लिए सुख देने वाली को रानी नहीं कहा जाता है। निपुणिका, तुम शूद्र थी और शूद्र ही रहोगी। तुम कभी रानी का स्थान नहीं ग्रहण कर पाओगी। महाराज को इसने अपनी सुंदरता से मोहित कर दिया है। ये विष कन्या है। जो भी इसके साथ संभोग क्रिया करेगा उसे मृत्यु ही प्राप्त होगी। अन्य रानियां निपुणिका का मजाक उड़ाती और उसे शूद्र कहकर पुकारा जाता। एक साथ बैठकर भोजन करने से भी उसे दूर रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि इस बात का अंदाजा महाराज महानंदी को नहीं था, लेकिन वो चाहकर भी निपुणिका के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। निपुणिका के साथ हो रहा अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता गया। यह अत्याचार तब और बढ़ गया जब महाराज महानंदी वृद्ध हो गए और उनके बच्चे जवान। इस दास्तान को आगे बताते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स, निपुणिका की एक ही संतान थी। ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य। वत्स चंद्रगुप्त, तुम किस सोच में डूबे हो? क्या विचार कर रहे हो? तुम्हारे ध्यान समान विचार के कारण यहां इतनी शांति है कि वन के पक्षियों की ध्वनि यहां तक आ रही है। ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, निपुणिका के पुत्र का क्या नाम था? वत्स,
निपुणिका के पुत्र का नाम पद्म था। उसकी माता के साथ हो रहा अत्याचार उसके हिस्से में भी आया। पद्म के साथ भी अत्याचार होना शुरू हुआ। उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। क्रोध के साथ साथ प्रतिशोध की भावना का भी जन्म हुआ। वो संपूर्ण शिशुनाग के वंश का अंत कर देना चाहता था और वहीं से रखी जाने वाली थी मगध के नंद वंश की नींव। मैं कौन हूं कौन नहीं किसी को ज्ञात नहीं। मैं अपनी मां का प्रतिशोध हूं या फिर उनको दिया हुआ एक वचन हूं। सभी अपने अपने विचारों में मगन थे। सभी के विचारों में था कि निपुणिका तो एक दासी है, उसकी रक्षा करने कौन आएगा। पद्म तो सीधा युवक है, परंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि समुद्र के आगोश में संपूर्ण विश्व को समाहित होना ही पड़ता है। मैं ही पुण्य हूं, मैं ही पाप हूं, मैं ही श्राप हूं। महानंदी के महा को यदि पद्म में समाहित कर दिया जाए तो बन जाएगा महापद्म नंद। अब होगा संपूर्ण शिशुनाग वंश का अंत। मैं हूं महापद्मानंद। कौन था महापद्म नंद जिसने दी थी मगध के इतिहास में दस्तक? अब आने वाली है वो काली रात जिसने बदल दिया था शिशुनाग वंश के अस्तित्व की संपूर्ण गाथा को। साथ ही उजागर होने वाली है आचार्य चाणक्य का एक गहरा राज। भारत के बनने की यह महागाथा होती जा रही है और भी रोमांचक। इसमें आने वाले हैं और भी कई मोड़, इसलिए यूं ही सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।